नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि अखंड भारत पार्ट 1, अखंड भारत कैसे विभाजित हुआ, भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की पूरी कहानी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत के प्राचीन काल का नक्शा देखा जाए तो वो एक दहाड़ते हुए सिंह की तरफ नजर आता है, जिसे हम अखंड भारत का नक्शा भी कहते हैं। अखंड इसलिए क्योंकि समय के साथ भारत का कई भागों में विभाजन हुआ और ये कई भागों में बंट गया। पहले के समय में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। आज तो ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत से ही अलग हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनको मिलाकर करीब 20 से भी ज़्यादा देश भारत से अलग हो चुके हैं। 2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन अरब, तुर्क, शक्य, फूल, कुशल, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए। आज आपको बताते हैं कि अखंड भारत की अवधारणा क्या है और कभी इतने सारे देशों को खुद में समाहित करने वाला अखंड भारत कैसे इतने टुकड़ों में बट गया। क्या है अखंड भारत का मतलब? अखंड भारत का अर्थ है अविभाजित भारत, जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत विस्तृत था और इसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल थे। अखंड भारत का विचार सनातन भारतीय सभ्यता जितना ही पुराना है। इसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में विधिवत स्थान मिला। 3री शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के आधुनिक राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप कवर करता था। बाद में कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया। ऋषियों के आश्रम में पले और युग पुरुषों की उंगली थामकर चलने वाले अखंड भारत की कहानी अपने आप में ही बहुत दिलचस्प रही है। इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने दिन को समय और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। आज मानचित्र में जैसी छवि है, भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों, महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे एक प्रतापी राजा ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से भारत के अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। खंड खंड बिखरे हुए भाग एक ध्वजा में सिमट आए। आज के प्रसंग में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक भारत की सीमाओं को फैला दिया। सम्राट अशोक ने तो इन सीमाओं को तक्षशिला से ईरान तक खींच दिया। भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से ये विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था। एक तरफ तो तलवारों की आवाजें आ रही थी, दूसरी तरफ महावीर और बुद्ध की वाणी सभी को लुभा रही थी। अखंड भारत कैसे विभाजित हुआ? अफगानिस्तान, कंबोज और गांधार जनपद ही बाद में अफगानिस्तान बना। एक समय पर यहाँ पर हिंदू और फारसी राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन सिकंदर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। फिर बाद में यूनानी और फारसी राजाओं ने राज किया। 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। बाद में ये दिल्ली के शासकों के आधिपत्य में रहा। फिर ब्रिटिश ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1750 तक अफगान के कुछ हिस्से भारत के हिस्से में आते थे। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन ने आज़ादी दे दी। नेपाल, 1508 ईस्वी में नेपाल में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। ये अखंड भारत का ही भूभाग था। यहाँ पर आर्य समाज की संस्कृति देखने को मिलती है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त राजवंश ने यहाँ पर राज किया। प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का जन्म मिथिला, नेपाल में है। 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आज़ाद देश का दर्जा प्रदान कर अपने रेजिडेंट बैठा दिया। 2008 तक नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। भूटान, यहाँ वैदिक और बौद्ध धर्म की संस्कृति नजर आती है। भौगोलिक नज़र से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भारत के अंतर्गत ही आता था। अंग्रेजों के शासनकाल तक ये भारत का हिस्सा रहा। 1906 में भूटान और सिक्किम को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था। आज भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ही ले रखी है। बलूचिस्तान, ये भारत के 16 जनपद में से गांधार का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आती थी। सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। फिर गजनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया: कलात, मकरान, लसबेला और खारन। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद सन 1948 में जिन्ना ने इसे धोखे से पाकिस्तान में शामिल कर लिया, लेकिन आज तक यहाँ विरोध और आज़ादी की जंग जारी है। तिब्बत,
प्राचीन समय में तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता था। एक समय तक यहाँ पर हिंदू संस्कृति और धर्म की झलक नजर आती थी। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। फिर इसके दो हिस्से कर दिए गए और एक हिस्सा चीन को गया, दूसरा लामा के पास। लेकिन पूरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ईरान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ईरान को आर्यन के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर आर्य बसे हुए थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने हर जगह इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया और ईरान के आर्यों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया। आज ईरान पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। इंडोनेशिया। ये आज के समय में सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं। 88% इस्लाम को मानने वाले देश 14वीं शताब्दी तक देश में केवल बौद्ध और हिंदू धर्म के अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रांताओं के आगमन के साथ यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मलेशिया। मलय प्रायद्वीप के तौर पर जाने वाला मलेशिया और इसके आसपास के कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर सभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। फिर बौद्ध और इस्लाम धर्म का यहाँ पर इजाफा हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।